सर मुझे एक बात बताइए, एक गरीब अवाम बेचारे, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, सेहत का बुरा हाल है, कोई भी इदारा, कोई भी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर इनफर्टिलिटी रेट सबसे हाई है, मोर्टिलिटी रेट सबसे हाई है, एवरेज एज 40-45 साल से भी कम है, और कोई अस्पताल, कोई सेहत की सहूलियात नहीं है, कोई तालीम नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उसी तालाब से बेचारे बच्चे भी पीते हैं जिससे गाय जानवर पीते हैं, बकरे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ उसी तालाब के नीचे कॉपर भी है, गोल्ड भी है, एल्युमिनियम भी है, दुनिया की महंगी तरीन जियोपॉलिटिकल स्टेट है वो फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल। तो वहाँ क्या पाकिस्तान की नज़र में बात कभी भी नहीं आई 70 साल के अरसे में कि उस बात की अहमियत को समझे? इनकी बात समझ में आके जो न समझ में नहीं आती ना, इसका कोई इलाज नहीं। सही। ये कोई इनकार नहीं कर। आइंस्टाइन ने कहा था कि जी बिल्कुल, ये बिल्कुल Insanity इसी को कहते हैं। 53 में जब हम छोटे थे तो उस वक्त देखते थे कि पाइपलाइन सुई गैस, सुई नाम भी सुई गैस रखा, उसकी वेल्डिंग करने वाला भी गोरा होता था। तो वहाँ से तो बात शुरू हुई है। तो यहाँ पे जो बलोचियों का डिमांड, एक्सेस डिमांड भी नहीं है, तो हमें खुद करना चाहिए था। और इसी वजह से मुशर्रफ बड़े दम तड़ाक से वहाँ 5 स्टार होटल बनाने का इनॉग्रेशन करने गए थे। वहाँ पे इनॉग्रेशन भी हुआ। किस काम का? पॉइंट ये कि जब तक बेसिक्स आप ठीक नहीं करेंगे। सही। 2013 में सिलसिला शुरू हुआ, बेसिकली जो ज़्यादा मारधाड़ शुरू हुई, और 2015 ये आ चुका। इस बार हम देख रहे हैं कि लिबरेशन फ्रंट वाले भी और इनके जो बलूचिस्तान, लश्कर बलूचिस्तान भी हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके बैठेंगे, नहीं साहब हमें सेपरेशन चाहिए, हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ रहे हैं। और ये चीज़ें एक्सटेंड होती जा रही हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि कोई सी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती। ये जो बात कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कर रहे हैं, ये भी कोई आइसोलेशन में थोड़ी कर रहे होंगे। जी हाँ, जी हाँ। इनके पीछे भी कुछ होगा। कहाँ बैठे कर रहे हैं, कौन पीछे है, तो आप कम वन बाय वन अमेरिका पे आते हैं। पहले सबसे बड़ा तो हमारा जी हाँ अजीम मुल्क अमेरिका है। अमेरिका के आप वहाँ पर बलूचिस्तान में क्या इंटरेस्ट देखते हैं चाइना के और इंडिया के हवाले से? क्या आपका ख्याल है कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता? देखिए, अमेरिकन इंटरेस्ट तो पूरी दुनिया में है। जी हाँ। मैं तो वहाँ से हुआ कि अमेरिकन को कुछ भी कहें, बल्कि अपने इंटरेस्ट में भी वो अल्टीमेटली वर्ल्ड इंटरेस्ट में भी काम हो जाता है। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि 50 साल तक क्यूबा जो उनके नेक्स्ट डोर था, अगर अमेरिका चाहते तो एक दफ़ा कर भी चुके हैं, कुछ इन्वेजन भी हुई है, मगर अवाम मुत्तहद था, तो 50 साल के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो रहे हैं। बट दिस इज़ द गाइडलाइन फॉर द बिगेस्ट पावर कि जहाँ पे आपका काम किसी और साजिशों से नहीं बनता है, तो वहाँ आप नेगोशिएशंस करके अपनी इंटरेस्ट में आप उसको, वहाँ के अवाम को इग्नोर किए बगैर कर सकते हैं। एक रवैया है जो मेरा ख्याल एक आर्टिकल मेरे नज़र से गुजरा था, वो कहते हैं कि साहब अमेरिका का इंटरेस्ट वहाँ पर चाइना को डेवलप होने में, एस्टेब्लिश नहीं होने में है, या रशिया की जो सप्लाई यूरोप की तरफ जा रही है ऑयल की, उसको रोकने में है। तो वो चाहते हैं कि वहाँ इंस्टेबिलिटी डेवलप हो, इसी वजह से वहाँ पर मुल्लाइज़म क्रिएट किया गया। आपका ख्याल ऐसा है? नहीं, मैं इससे नहीं मुत्तफिक हो सकता इस वजह से कि हर चीज़ का इल्ज़ाम, बल्कि एक जगह कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो भी तो इस सोच को तो उठा के सर्द खाने में रख दीजिए, और जो हालात सामने दिख रहे हैं उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं वो कर लीजिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है भी कि एक बहुत बड़ा ताकत आपको ये नहीं करने दे रही, तो कुछ तो आप कर सकते होंगे, आप वो कर लीजिए। मगर ये है कि हर चीज़ का मलबा मैं अपनी बेवकूफ़ियों के मलबे को एक पावर पे रख के ये मैं नहीं मान सकता। इसका मतलब ये हुआ, मुझे ये बताइए कि साहब ब्राज़ील की एक बहुत मशहूर इसकी माइनिंग की कंपनी है जो पिछले 10 या उससे ज़्यादा साल से वहाँ पे, जिसने ये गोल्ड डिस्कवर किया है जी, जिसने कॉपर के वो डिस्कवर किए हैं, कोई टी से उसका नाम शुरू होता है, बड़ी वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप 2-3, उसने वहाँ एयर स्ट्रिप भी बनाया हुआ है। और वहाँ पे नीचे वॉटेवर बलूचिस्तान की बात, बलूचिस्तान में जहाँ पे ये उसको फुल इजाज़त थी, किसके दौर में हुई, मेरा ख्याल है 10-15 साल पहले, 20 साल पहले की बात है, जब सब डिस्कवरी होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद, मुशर्रफी के शायद ज़माना था जिसमें फौजी फाउंडेशन की तरफ से या इसी किस्म की एक सुप्रीम कोर्ट में कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। किस बुनियाद पे? इसलिए कि इनकी लीज़ रिन्यू नहीं हुई है, और लीज़ रिन्यू होना 10 साल के बाद वो ऐसी मामूली चीज़ है कि आप भी माइनिंग का एक कोई लाइसेंस लें तो रिन्यू हो जाता है। अच्छा।
वो उनको रिफ्यूज़ कर दिया। दे वेंट टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ से पता नहीं कितने बिलियन के कंपनसेशन का ऑर्डर हो गया है। नतीजा क्या हुआ है कि ना वहीं पे मामला ठप है, ना कॉपर निकल रहा है, ना फाउंडेशन साहब जिसकी भी है जैसी भी है, ना वो कुछ नहीं कर। अगर ये माइंडसेट साथ साथ काम करता है नेशनल इंटरेस्ट, तो वो मुल्क में यही होगा जो हो रहा है। चाइना पर आ जाइए। चाइना का नाम बार बार आता है गवादर की वजह से, और चाइना के वहाँ पर जो डीप वाटर वो समझते हैं कि नेवल पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं इंडियन सी को वहाँ से। आपको लगता है कि चाइना का इंटरेस्ट इसलिए है कि वो एक चूंकि नई पावर बन के आ रहा है, तो देखिए, टू माई व्यू इस वक्त चाइना ने जब से रियलिस्टिक पॉलिसीज अपनाई हैं कि नाम में तो अभी भी डिक्टेटरशिप है और कम्युनिज्म और वहाँ से निकले हैं जो कुछ भी है, बट दे आर नेशनलिस्टिक पॉलिसी पे चलते हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अब उनको कम्युनिज्म फैलाने का कोई बदहवासी या कोई ऐसा आइडियलिज्म नहीं है। एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स। आप इस एंगल से देखें कि चाइना को डीप सी पोर्ट से, गवादर से, और वहाँ उसको मिल जाता है, तो इकोनॉमिक क्या हो गए। तो इसमें जाहिर है बड़ी बड़ी दूसरी पावर्स भी एंटर होती हैं कि ये हमें मिले, बट दैट डजंट मीन कि वो बने ही ना। मतलब क्या वो अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं होगी? नॉट एट ऑल, क्योंकि अमेरिका इक़्तिसादी तौर पर तो पीछे रह रहा है चाइना से, वो नहीं चाहेगा कि जियोपॉलिटिकली नहीं। ये भी मिसकंसेप्शन है। देखिए, अगर इस पर अलग बात कर लेंगे कि चाइना हैज़ नॉट रीच्ड इकोनॉमिकली टू और टेक्नोलॉजिकली एट दैट पॉइंट वेयर दे कैन इवन कॉम्पीट कर सके अमेरिका से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आलम यह है कि इस वक्त जो मेरी थोड़ी सी नॉलेज है कि चाइना इज़ द बिगेस्ट, जिसे लोग कहते हैं, देखिए अमेरिका चाइना का इतना मकरूज है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये बहुत पुरानी कहानी कि जहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज़, अमेरिका की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटीज़ पता नहीं कितने बिलियंस की चाइना के पास है। अगर वो सिक्योरिटीज सारी फेंक दे दुनिया में तो वाकई अमेरिका की इकोनॉमी, बट दैट इज इट कि चाइनीज इकोनॉमी विल नेवर सिचुएट कि अमेरिका की इकोनॉमी को धक्का लगे, क्योंकि उसका जितना माल और उसकी जितनी अमेरिका में बिक रहा है, दुनिया में बिक रहा है। दे आर इकोनॉमिकली पार्टनर्स, व्हाट आई फील बिहाइंड द थर्ड लॉइन मैं कहूँगा, टाइगर कहूँगा, जो इस बेचारे बलूचिस्तान पर नजर जमा के बैठे हैं मेरी तरफ से, मैं नहीं समझता, मुझे सलाह कीजिएगा। इंडिया, मुझे यकीन है कि मेरे इंडियन नाज़रीन जरूर इस बात को देखेंगे, खास तौर पे इंडिया की क्या है उसमें, वहाँ पर रिजर्वेशन और क्या इंटरेस्ट हैं बलूचिस्तान में। देखिए, इंडिया के तो बलूचिस्तान में इंटरेस्ट वगैरह हर मुल्क के, खुसूसियत से इंडिया के तो उस वक्त से हैं जबकि अंग्रेज़ की फर्स्ट 3 वॉर्स में अफगानिस्तान में, वहाँ से जब शिकस्त होकर इधर आया था, तो वो तो इंडिया के इंटरेस्ट उस वक्त से हैं। इन कॉम्पिटिशन विद चाइना, इनको उस वक्त तो चाइना था भी नहीं, और अभी तो इंडिया इन कंपटीशन ऑफ चाइना है ही नहीं, ना आ सकता है। तो चाइना, आप ये देखें कि किस तरह ये देखते हुए, पर्टिकुलरली मोदी की हुकूमत में, चाइना से भी इकोनॉमिक फ्रंट पे कितनी वो हम आहंगी बढ़ा रहे हैं। चाइना को एक स्टेबल बलूचिस्तान चाहिए, या चाइना को इंडिया को एक स्टेबल बलूचिस्तान चाहिए, या फिर वो एक पुराना लतीफ़ा है, पता नहीं लतीफ़ा आधा सच होता है, कहते हैं कि साहब हम तुम्हारा हिंदुस्तान, हम तुम्हारा बलूचिस्तान और सिंध छोड़ देंगे, हम तुम्हारा जम्मू कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम बलूचिस्तान और सिंध को जाने दो। बड़ी सिंपल सी बात है, आई डोंट नो कितनी रियलिटी। बिल्कुल, ये देखिए, ये क्लीशेज भी छोड़े जाते हैं। अच्छा, सबसे मसला ये है कि जब तक ग्राउंड रियलिटी में हम खुद इसमें शामिल नहीं होंगे ना, तो दुनिया की कोई बड़ी, वो फिर मैं क्यूबा की मिसाल देता हूँ कि इन्वेजन के बाद भी अमेरिका उसको फतेह तो नहीं कर पाया ना। मतलब इंडिया अगर फर्ज करने चाहे भी, हो सकता है चाहता भी हो, मगर जब तक हम नहीं चाहेंगे तो कैसे कर लेगा, और इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। इस वक्त मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इंडिया जिस तरह एक साउंड फुटिंग पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी मुल्क में अभी भी गुर्बत है, अभी भी सारी चीज़ सब कुछ है, बट वो एक लाइन क्योंकि डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट की सही पकड़ ली है, तो इस वक्त दुनिया में जिस तरह उसके इस इमेज भी बिल्डिंग हुई है, उसके इंटरेस्ट में नहीं जाता कि वो कोई ऐसी चीज़ करे जो रिफ्लेक्ट बैठ। आप ये देखें कि जो कुछ बॉम्बे अटैक पे हुआ, जो कुछ बॉर्डर पे होता रहता है, शायद हमारे यहाँ भी वही करवाते, उससे रिएक्शन में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वो हमला कर दे। यानी बड़े सोच समझ के, और फाइनली उसने एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अपने कोर्ट से वो करा के एक आईना ऐसा दिखाया कि अब हमें तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। तो व्हाट आई फील,
every country will do whatever one wants in their interest, no doubt. मगर ये काम इस तरह से कि हम कहते रहें, अच्छा ये और भी शिकस्त की एक ज़ामिन होती है कि हम कहते हैं तुम कर रहे हो और हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये देखते हैं कि रूस, जिसकी ज़्यादातर पाइपलाइन जो है, ज़्यादातर सप्लाई जो है ऑयल की, वो यूरोप के एरियाज़ में और तुर्की में जा रही है। अगर फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान इनस्टेबल हो जाता है तो वो सप्लाई रुकती है, और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईरान की सप्लाई भी उस तरफ जा रही है, तो ईरान और रूस कॉम्पिटिटिव बनकर सामने आ सकते हैं। या अगर फ़र्ज़ करें कि सप्लाई टूटती है और ईरान की सप्लाई इंडिया में नहीं जाती है, तेल की सप्लाई इंडिया में नहीं जाती है बलूचिस्तान के ब्रेक होने की वजह से, तो हम देखते हैं कि यूरोप में रूस और ईरान एज ए कॉम्पिटिटिव सामने आ जाते हैं एक दूसरे के, और उस कंपटीशन को, एक सिनेरियो है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा, इस कंपटीशन को बिल्ड करने के लिए, उसको इनस्टेबल रखने के लिए कहा जाता है कि मुल्लाइज्म वहां फैलाया जा रहा है। देखिए, मुल्लाइज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, ये सिर्फ फैलाया हमने, क्यों वहाँ पे जंगवी ग्रुप तो है ना वहाँ पर, तो होता है वो सब वहाँ पे, और क्या क्या बिल्कुल है, मगर और ये सारे पैदाइश तो हमारे ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हुई हैं। इनको पैदा करने में, अच्छा इन पे तो कई किताबें आ चुकी हैं कि हाउ दीज रेजिस्टेंट लीडर जो है ये पैदा हुए, वो पढ़ने तो अंदाज़ा होगा कि बाहर की पावर आपसे खेलते हैं और हम जीनियस समझते हुए उस खेल में ऐसा शामिल होते हैं कि आप तो ये दिखा के खुश करते हैं कि देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट और हमारा जनरल मुशर्रफ कैसे साथ साथ आ रहे हैं। ये कर लेते हैं, मगर इससे किसी गलत फहमी का ही शिकार होना कि आड़े वक्त पे अपने इंटरेस्ट या इंटरनेशनल इंटरेस्ट को भूल के वो आपके साथ खड़े होंगे। यही सारी पॉलिटिक्स है जो सियासतदान समझता है, जर्नल नहीं समझता। अब आपका जो सवाल था कि वहाँ पे चाइना और रूस और ईरान, मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी अपसेट के बाद उस रोड से जो सप्लाई पावर्स को जा रही है उसको किसी ने हाथ लगाया? अगर एक अपराइजिंग है, क्या वियतनाम की वॉर में कोई सोच सकता था कि वहाँ से जो होचिमिन ट्रेल है उससे किसी वेस्टर्न कंट्री का कोई तेल बरदार जहाज चला जाए या ट्रक चला जाए? आपकी सारी लाइनें हम गरीबों के लिए तो धाए धाए हैं, बाकी अमेरिकन तेल हो, इंडिया की कोई सप्लाई हो, सब वो तो सब जा रही है। एक आध को इक्का दुक्का वाकया किसी ने जज्बात में कर दिया, बट पॉलिसी कैन नेवर बी सस्टेनेबल इन दैट। देयरफॉर दिस इज ऑल हम्बक। ये सारे सिनेरियो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड जीनियसेस फेंकते हैं और अखबारों में लिखा जाता है। इस किस्म का कोई मेरी दाने जस्ट एनालिटिकली, और अगर ऐसा कोई कर रहा है इंडिया, तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी अपनी पॉलिटिकल जीनियस पे बहुत बड़ा धब्बा होगा। अच्छा, खुद अफगानिस्तान को भी तो ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए ना, जो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ देख रहा है, या खैर मिडल ईस्ट का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कहते हैं कि शामिल है वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए एक स्टेबल बलूचिस्तान ज्यादा अच्छा है, सेपरेट स्टेट रेदर देन पाकिस्तान। बिल्कुल। और खुद इंडिया के लिए भी बिल्कुल। तो ये चीजें तो नजर आती हैं कि वो एक सेपरेट बलूचिस्तान सब चीजों को आसानी से ली जा सकती हैं, लाइक बांग्लादेश। बिल्कुल जा सकती है, बशर्ते कि अगर हम अपने उसी पुराने पैराडाइम पे रहें कि मुक्ति बाहिनी को हम मार लेंगे, हम बलूचिस्तान की किसी भी डिमांड को पूरा किए हुए इनके जो टेररिस्ट हैं उन्हें मार देंगे। आप तो यानी 70 डॉक्टर साहब 70 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम 70 साल में अभी 1000 बरस पहले के माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि ये हमसे साजिश कर रहा है, ये हमें मार रहा है। मर भी हम रहे हैं और हम मार भी सबसे ज़्यादा रहे। पॉइंट इस वक्त की है, ना अफगानिस्तान कुछ चाहता है ना इंडिया कुछ चाहता है। पहले तो हम अपना क्लियर करें हम क्या चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान एज इट इज़ रहे, जो इन हालात में रहता हुआ दिख नहीं रहा है, अल्लाह करे रहे। अल्लाह कहना इसलिए कहते पर जब अपनी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है तो कहते हैं भाई अल्लाह के हाथ में, अदरवाइज करतूत हमारे ही है। इस वक्त भी कुछ नहीं सुधरा है वो माइंडसेट जो हमारा। आपको नहीं लगता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई चीजें? अब वो तो लग रहा है कि क्योंकि 3% वोट कास्ट हुए थे, अभी भी जो आपके वजीर आला हैं वो कहते हैं कि साहब कोई 450 वोट उनको मिले तो वजीर आला नहीं है, क्योंकि 97% ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। इट मींस कि दे जस्ट डोंट हैव एनी कनेक्शन विद पाकिस्तान एनीमोर। नॉट एट ऑल, क्योंकि दोज हु मैटर उनको तो आप मार देते हैं, वो बाहर भाग गए। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी इंटरनेशनलाइज हो गई है कि आप आइसोलेशन में एक किसी प्रॉब्लम को नहीं देख सकते। आप बलूचिस्तान को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, इकोनॉमिक पैराडाइम में देखें, और सबसे पहले आप ये डिसाइड करें आप चाहते क्या हैं। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो बलूचिस्तान को जो उनके लीडरान हैं उनसे बैठ के
हर एक दफ़ा आगाज़ बलूचिस्तान का भी हुआ था पीपल्स पार्टी के ज़माने, उसमें भी आ गए थे लोग, बात करते थे ये जितने भी लीडर, फिर आप सैबोटाज कर दें। थोड़ी देर के लिए हम बलूचिस्तान को एक तरफ कर देते हैं। रेस्ट ऑफ दी वॉट एवर इज देयर, मैं तारिक फता से बात कर रहा था, बड़ी मजेदार बात की थी उन्होंने, मुझे अक्सर याद आ जाती है। वो कहते हैं कि असल पाकिस्तान तो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश है, बाकी जो कुछ है वो कुछ है, वो उसको पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, बट वो इस द रिमेनिंग एरिया। तो अब बलूचिस्तान को भी अगर आप निकाल देते हैं, और ये चूंकि अब चंद मिनट ही रह गए सर, बलूचिस्तान को आप निकाल देते हैं, सिंध के हालात आपके सामने हैं, आए दिन कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्टेशन चल रही है और जो भी वाक़यात चल रहे हैं, और अपने पख्तूनख्वा के हालात भी सामने हैं, तो रिमेनिंग एरिया जो बच जाता है, एक सिनेरियो है जो इन्होंने अपनी दानिशमंदी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले आए हैं, तो क्या बचेगा? वो बचने में भी उनकी बात थी कि रिसेंटली सर्वाइवल के कुछ जावेद जब्बार आए थे, तो उनकी जो किताब थी तो उसमें बड़ी दिलचस्प बातें उनके, उनसे मुत्तफिक होना ना होना वो अलग बात है कि ये इतनी लॉजिकल स्टेट दुनिया के नक्शे पे कभी नहीं हुई। यानी पाकिस्तान का लफ्ज़ भी एक वाहिद स्टेट है जिसके अल्फ़ाबेट्स किसी इलाके से कनेक्ट नहीं होते, वरना अमूमन वही सिवाय एक अल्फ़ाबेट के, और वो है पे। सही। तो आपका जो सवाल था ना वो इसमें मुज़मिर है। सही, तो पंजाब मतलब रहेगा पाकिस्तान। अब अगर ये पैराडाइम इनके आज नवाज शरीफ साहब को समझ में नहीं आती कि इतने क्राइसिस में भी वो जाके कोयटा में क्यों कैंप लगा के नहीं बैठ सकते हैं, हालांकि चाहते होंगे कि डेमोक्रेटिक लीडर हैं, इसी तरह दूसरे लीडर ने क्यों कैंप लगा के, आपको तो इतनी सिक्योरिटी। ये तो बड़ी सिंपल पॉलिटिक्स थी, मतलब मुझ जैसा नॉन पॉलिटिकल जहन कह रहा है कि साहब अगर आपको बुकटी और उनकी वो खत्म करने की डोमिनेशन, तो आप वहाँ के लोगों को रिच करते, तालीम से रिच कर देते, खुद ही वो निकल जाते, आपने तालीम सबसे सब कुछ हल कर देती है। आपने कुछ कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज ये सब बना दिए, भाई वही लड़के पढ़ के भी आपके, लेकिन इन्होंने वहाँ स्टेबलाइज किया वहाँ पे, बल्कि कहा जाता है बलूचियों को इस बात पर भी नाराजगी है कि जितना भी लेबर आता है बाहर का आता है, कराची से आता है या पंजाब से आता है, जिसकी वजह से वो बेचारे माइनॉरिटी में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी कहानी थी जब आपने चूज किया एटम फाड़ने का, तो चाह गई कि वो पहाड़ी चूज की, चलिए इतना वीरान है, मगर नेक्स्ट डे मैंने एक पिक्चर देखी जो छपी होगी आपकी नज़र के, उसी के बैंक नीचे, यानी जबकि पॉल्यूशन वगैरह सब होगा, एक बलोच फैमिली, एक ऊंट बंधा हुआ और कच्ची मिट्टी के हसार बना के उसमें दो बच्चे बैठे, ये है नक्शा बलूचिस्तान का। उसके ताबकारी के इफेक्ट्स जो हैं उसके बारे में नहीं सोचा, और वो बैठे, उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता ताबकारी होती क्या है। तो मतलब जब हम इतना बिलिटेंटली एक इलाके को आप यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, वो भी एटॉमिक, तो उसको फिर कुछ इस तरह करें ना कि वो आपका पार्ट बने इस चीज़ का, आप उन्हें एलिनेट करते चले जा रहे हैं। सऊदी अरब की, चूंकि चंद मिनट आगे, सऊदी अरब की इस्लामिक लेबॉर्ट्री, मैं तो इस्लामिक लेबॉर्ट्री कहता हूँ उनको, वो जगह जगह वहाबिज़म की लेबॉर्ट्री क्रिएट करते हैं, फंड्स देते हैं और अपने डिपेंडेंट करके फिर वहाँ पे जो कुछ भी मारामारी कर देते हैं। तो वो जो वहाँ क्रिएट हो सकती है अगर सेपरेटेड, या अगर इस पूरे मामले में अगर हम देखें बलूचिस्तान इस सारे चक्कर के में इन्वॉल्व हो जाता है, अल्टीमेटली वहाँ पर तालिबानाइजेशन फैल जाती है, तो उसके इफेक्ट्स तो बुरे पड़ेंगे तमाम जगहों पर आसपास के, और खुसूसन तो आपको लगता है कि सऊदी अरब का कुछ मामला वहाँ पर इंटरेस्ट है? अब सऊदी अरब का कुछ ये दिख रहा है कि सऊदी अरब वो तो एक नाजायज़ औलाद की तरह से अमेरिका के हाथ में थी। अच्छा लगा। तो वो हर तरह से, तो इसके पीछे हर चीज़ हो जाती है, मगर इन ऐसे क्लाइंट स्टेट्स का हाल ये होता है कि जब जिसके हम क्लाइंट हैं उसके इंटरेस्ट जब पूरे होने लगते हैं तो उसके बाद वो समझाते हैं, और समझाने के बाद नहीं समझते तो आपके हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर आप, मुझे ये दिख रहा है अब सऊदी अरब की वो स्टेज आ गई जहाँ पे अब ये एज ए क्लाइंट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट या वेस्टर्न पावर्स में कमी आ चुकी है। अब दे डोंट नीड दैट, बिकॉज उससे बस अब नुकसान हो रहा है, अब उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है कि अब उसको इतना फैलाओ इस्लाम को कि बस हर शख्स वहाँ जा रहा है और उनको पैसे से नवाज वहाबिज़म का एडवर्स इफेक्ट सामने आ गया है, और इसमें आई डोंट थिंक कि सऊदी अरब कैन बी क्लाइंट स्टेट। सर मुझे पता है सोल्यूशन तो है नहीं इस बात का, लेकिन बहुत ही मुश्किल सवाल है, मुझे पता है, मुझे पूछना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन आपसे पूछूंगा ज़रूर मैं। पासवर्ड नाम है मेरे प्रोग्राम का। आप समझते हैं कि कोई सोल्यूशन, क्योंकि मैं अभी भी सोल्यूशन तब देखना चाहूँगा कि कोई सोल्यूशन है कि ये मसला हल हो जाए और मुत्तहिदा पाकिस्तान रहे? बिल्कुल है, ये तो इससे बड़ी बड़ी क्या और ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान करे और ये मसला हल हो जाए? बहुत हमें शायद कुछ लोग इस तरह मसखरा ही समझें, क्योंकि हमारे यहाँ तो माइंडसेट भी उसी तरह का ज़रा हो जाता है, मगर जल्दी चेंज
सिर्फ एक सोल्यूशन है। जी फरमाइए। अनडाइल्यूटेड तो नहीं कह सकता, मगर फिर भी सेकुलर डेमोक्रेसी, सेकुलर डेमोक्रेसी, बस। क्योंकि उसमें फिर ये है कि कुछ ना कुछ देखिएगा, सब पार्टिसिपेशन होगा और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का साथ होना ज़रूरी है। नाज़रीन, सेकुलर डेमोक्रेसी पिछला प्रोग्राम मैंने किया था अपने तारिक फतह साहब के साथ, आयन हर्षली की किताब डिस्कस की थी, आप लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, वहाँ पर भी बात डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म पर आई थी। और यहाँ पर जावेद सिद्दीकी, एडवोकेट जावेद सिद्दीकी मेरे साथ हैं, वो भी फरमा रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान का मसला हल करना है तो सेकुलर डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म के मतलब को समझना होगा। और ये मैं अपने नाज़रीन की सोच के ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है।